स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। दोस्तों आज जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते होंगे या इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आज हर तरफ इकोनॉमिक्स की ही न्यूज़ छाई रहती है। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस छोटे से लेक्चर में इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक फंडामेंटल जो टर्म है उसको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि व्यूअर्स को इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने में दिक्कत ना हो, उसको इंटरप्रेट कर सके और अपनी समझ बढ़ा सकें। दोस्तों आज जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डर्टी फ्लोटिंग क्या है, प्रिजनर्स डायलेमा क्या है, टोबिन टैक्स क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है। ये पांचों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सचेंज रेट से रिलेटेड टॉपिक है और ये सब फंडामेंटल है। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर ये कोई मार्केट है तो मार्केट में सबसे फंडामेंटल रूल है डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए। अगर डिमांड सप्लाई से बढ़ जाए तो महंगाई आ जाती है, और अगर सप्लाई डिमांड से बढ़ जाए तो महंगाई घट जाती है, मटेरियल का दाम सस्ता हो जाता है। तो ये सबसे पहले फंडामेंटल है। और किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने देश में आरबीआई है, उसका मेन अगर काम देखा जाए तो वो यही है कि वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई को बरकरार रखे। इसके जो रिलेशन है वो आइडियल रहने चाहिए। तो आपको पता ही है कि आरबीआई जो हमारे देश में सेंट्रल अथॉरिटी है, जो बैंक और सरकार को कंट्रोल करती है पैसे के लेन देन में, देश में इकोनॉमी का क्या हालत है इसकी निगरानी रखती है, और कुछ अगर उसमें खराबी आ जाए, अगर उसमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको सही करने का कोशिश करती है। दोस्तों तो आरबीआई का हमने यहाँ फंक्शन देख लिया। आरबीआई बैंकों का बैंक है, कह सकते हैं। यह देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करती है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है पैसा, करेंसी। जो मार्केट में करेंसी है उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक। अब सीआरआर क्या है? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि एक कोई बैंक है, सपोज कीजिए बैंक में कोई आम जनता जो है पैसा जमा करती है तो बैंक के वो पास पैसा आ जाता है। बैंक वही पैसा दूसरे को लोन देती है, तो आपसे जब पैसा लेगी तो वो आपको देगी मान लीजिए 2% एनुअल, लेकिन जब किसी को लोन देती है तो 10%। तो यही 8% जो है यही बैंक का फ़ायदा है। तो अब कोई भी बैंक क्या चाहेगा कि इसके पास जितना पैसा है, जितना से ज़्यादा से ज़्यादा यह किसी को लोन दे सके। ठीक है। और लोन देने के लिए तो आदमी लोन लेने के लिए तो आदमी वेट करते ही रहते हैं। मतलब कोई भी बैंक यही चाहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके। अब सपोज कीजिए देश में 10 बैंक है, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि हमारे देश में करेंसी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। मतलब सबके पास पैसा ही पैसा रहेगा। आप नौकरी करते हैं तब भी आपके पास पैसा है, जो नौकरी नहीं करता उसको लोन मिल रहा है सस्ते दामों पर, उसके पास ही पैसा है। वही मैं बोल रहा था कि जब पैसा मतलब डिमांड, अगर पैसा है तो आप डिमांड करिएगा, तो जब डिमांड मतलब पैसा मार्केट में बढ़ जाता है तो फिर महंगाई आ जाएगी। महंगाई आ जाएगी, सारे चीज़ों का दाम बढ़ने लगेगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैठी है। अब वो बैंकों को अधिक से अधिक लोन न दे पाए, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा न बैंक इंडक्ट कर पाए, तो इसके लिए 3-4 चीज़ें जिसे वो कंट्रोल करता है आरबीआई। मतलब आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे टूल्स है जिसका यूज करके बैंकों पर नियंत्रण रखती है कि जो बैंक है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन आदमी को न दे पाए, मतलब मार्केट में करेंसी का इंडक्शन ज़्यादा न हो पाए। यहाँ तक समझ रहे हैं? मेन है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई बरकरार रखना चाहिए, मार्केट में करेंसी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जब भी मार्केट में करेंसी की एक्सेस होगी महंगाई बढ़ जाएगी।
इसका उदाहरण आप अपने लेवल से भी समझ सकते हैं। जब आपके पास पैसा हो जाता है, बचपन में याद कीजिए, आपके पास 5 रुपये होते थे तो एक समोसा खरीदने में आप सोचते थे, लेकिन अभी आप नौकरी कर रहे होगे या कुछ भी करोगे, आपके पास अगर पैसा है, उसी समय अगर 10 रुपया हो जाए, 15 रुपया हो जाए, तो अगर ये 6 रुपया भी कहता तो आप समोसा खरीद लेते। तो आपके पास एक्सेस पैसा है, तभी तो महंगाई बढ़ गई, 5 का 6 ले ली। लेकिन जिसके पास पैसा ना हो वो 5 में भी नहीं खरीद पाएगा। तो इस प्रकार एक्सेस करेंसी के कारण महंगाई बढ़ती है। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसका यूज करके कंट्रोल करती है। तो हम लोग देखेंगे सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर हो गया और सेचुरेटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर हो गया। जनरली दोस्तों सीआरआर में कहता है बैंक क्या कि सपोज कीजिए कोई ए बैंक है, इसके पास 100 रुपया नेट पब्लिक ने जमा कर रखा है, तो ये कहेगा कि आप इस 100 रुपया का कुछ परसेंट, अभी सीआरआर 3% है, तो इसको कहेगा कि आप 100 रुपया का 3% अर्थात 3 रुपया आप आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा रखिए। ठीक, तो अब बैंक को लोन देने के लिए कितना बच गया? 97। अभी अगर ये नहीं रहता तो ये 100 का 100 रुपया लोन दे देता। इसी प्रकार अगर 100 बैंक है तो 100 बैंक से ये कुछ कुछ पैसा अपने पास जमा रखती है। मतलब एक तरीके से बैंक पे कंट्रोल करती है कि आप अगर आपके पास 100 रुपया पब्लिक का जमा है तो आप 97 रुपये, 3 रुपया आपको आरबीआई के पास रखना ही रखना है। इसका पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन किसी को नहीं दे पाए, नहीं तो मार्केट में करेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अभी पहले ये 4% था, अभी सितंबर अगस्त के आसपास इसको 3% कर दिया गया है। और देखिए इस 4 से जैसे ही 3% किया है तो मार्केट में लगभग 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा करेंसी आ गई। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है? एक्स्ट्रा करेंसी आई मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ गया। अब लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो ये सब सारे कंट्रोल करते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को, जो आगे पढ़ेंगे। तो जब सरकार को लगता है कि मार्केट में पैसा कम है तो पैसा को एक्सेस करने के लिए इसका यूज करती है, और जब लगता है कि ज़्यादा पैसा है तो सीआरआर बढ़ा देगा, तो बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। उसी तरह एसएलआर है। एसएलआर में क्या करता है बैंक कि आपके पास जो पब्लिक का है उसका कुछ खास परसेंट या तो कैश में, नहीं तो गोल्ड में, और नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपने पास बैंक को रखना है। बैंक को अपने पास रखना है, आरबीआई के पास नहीं जमा रखना है। ये है अभी 18%। तो अब बताइए 100 रुपया में 3 रुपया कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखवा लिया, 18 रुपया एसएलआर के फॉर्म में रखवा लिया, तो बैंक के पास नेट इफेक्टिव कितना बचेगा? तो ये दोनों टूल्स है कंट्रोल करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है। सीआरआर जैसे कि कहा कि बैंक को अपना कुछ खास परसेंट, कोई सपोज बैंक ए है तो उसके पास जितना जमा राशि है पब्लिक का उसका अभी जैसे 3% है तो 3% आरबीआई के पास रखेगा। एसएलआर क्या है कि 18% बैंक अपने पास रखेगा, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास। किसके पास? देखिए सीआरआर आरबीआई के पास रखेगा, एसएलआर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। सीआरआर ओनली कैश हो सकता है, लेकिन एसएलआर जो है कैश, गोल्ड या अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकार अपनी तरफ से कुछ एक पेपर का टुकड़ा निकालती है जिसपे वैल्यू चढ़ा रहता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी करती है। इसको अलग से कभी डिस्कस करेंगे। मतलब एक तरीके से आप बॉन्ड कोई चीज़ का देखते हैं ना कि कोई चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसका बॉन्ड होता है, उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट का एक बॉन्ड होता है जिसमें गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप ये खरीदिए तो आपको फिक्स समय के बाद हम आपको पैसा देंगे। जैसे सपोज कि आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है एक 7% का, तो अगर आप 100 रुपया लगाए हैं तो मान लीजिए 5 साल के लिए आपने लिया है, तो आपको 5 साल तक 7-7 रुपया मिलेगा और छठे साल में आपको 100 रुपया वापस मिलेगा। इसी को गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एसएलआर जो है बैंक अपने पास या तो कैश, गोल्ड या सिक्योरिटी के रूप में रख सकती है। सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। पर्पस है दोनों का वही है कि लिक्विडिटी कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। सीआरआर पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, लेकिन एसएलआर पे बैंक जो आप देख रहे हैं ना बॉन्ड जो खरीदेगा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आरबीआई
बैंक को SLR पे इंटरेस्ट देती है। तो अब इसका कोई यूज रह नहीं गया है ज़्यादा, क्योंकि बैंक अपनी मर्जी से SLR के फॉर्म में रखते हैं ताकि उनको RBI से इंटरेस्ट मिलता रहे। तो अब ये उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं रह गया है करेंसी लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SLR में तो बैंक को अपने पास रखना है और उसमें इसको इंटरेस्ट भी मिलता है, CRR पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो SLR बैंक के लिए बेनिफिशियल। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट है कि किस में इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। ऑप्शन CRR देगा, SLR देगा, तो CRR पे नहीं मारना। तो ये हम लोग देख लिए CRR और SLR। मेन चीज CRR बैंक RBI के पास रखता है, SLR खुद रखता है। अब एक आता है बैंक रेट। बैंक रेट है कि अगर किसी बैंक को लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक रेट पे जनरली लेता है। आगे हम लोग देखेंगे बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या है। रेपो रेट क्या है कि इसमें अगर कोई बैंक ए है और RBI है ये, तो कोई बैंक ए RBI से जब लोन लेने जाएगी तो RBI इसको रेपो रेट पे लोन देगी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब RBI इस बैंक से पैसा अपने पास खींचेगी तो RBI बैंक को इंटरेस्ट देगी, जिसको रिवर्स रेपो कहते हैं। रेपो रेट मतलब RBI इंटरेस्ट लेगा और रिवर्स रेपो रेट बैंक RBI से इंटरेस्ट लेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RBI को क्या जरूरी है बैंक से पैसा लेने की। तो दोस्तों अभी ही बताया, जब मार्केट में ज़्यादा करेंसी हो जाएगी तो RBI का काम ही इसको कंट्रोल करना। ज़्यादा करेंसी मार्केट में हो गया तो ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ाएगी, बैंक मार्केट से पैसा लेके, क्योंकि इसको ज़्यादा पैसा रिटर्न मिल रहा है बैंक को, ए जो बैंक है अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है और RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी तो ए क्या करेगा, मार्केट से पैसा लेके RBI के पास रखेगा, क्योंकि RBI इसको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। तो एक तरीके से मार्केट में जो करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मार्केट से हटाने के लिए रेपो रेट का यूज होता है। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट है कि जब बैंक को पैसा चाहिए तो अगर मान लीजिए मार्केट में पैसा की कमी हो गया, करेंसी की कमी हो गई है, तो RBI करेगा क्या, रेपो रेट घटा देगा। रेपो रेट घटा देगा मतलब बैंक जो है RBI से कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकती है। तो कम इंटरेस्ट पे RBI से लोन लेगी और उसके मार्केट में फैलाएगी, पब्लिक के लिए भी सस्ता हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में करेंसी आएगी, लोगों को खर्चा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अभी यही स्थिति है। रेपो रेट जो है अभी हाल ही के दिनों में देखिए कि सरकार ने कंजम्पशन पे जोर दिया है, जिसके तहत अभी आपको बता कि CRR भी 4% से 3% कर दिया, मतलब करेंसी मार्केट में इंडक्ट करवाया। तो ये सब टूल्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है। देखिए कोलेट्रल रिक्वायर्ड मतलब कोई अगर आपको गिरवी देने की जरूरत नहीं है, बैंक रेट में कोई गिरवी देने की जरूरत नहीं, ये रिश्तेदारी और भरोसे पे चलता है। ये उस तरह हो गया कि आप किसी अपने रिश्तेदार के पास जाइए, कहिए कि मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, वो आपको बिना किसी गारंटी के दे देगा, हाँ भले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले। तो वही है, बैंक रेट में कोई कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब बैंक को RBI के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, RBI उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगी। रेपो रेट में क्या है, कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब क्या गिरवी रखते हैं, तो अभी जो बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो गिरवी रखा जाता है RBI के पास। RBI इसको कहेगी कि ठीक है, आप जैसे रेपो रेट मान लीजिए 5% है, ठीक है, तो RBI के पास जाएगा बैंक ए लोन लेने के लिए, तो बैंक इसको कहेगा ठीक है आप अपना कुछ गिरवी रखिए। तो ये सरकार से ही जो बॉन्ड खरीदा है जाएगा RBI के पास जमा कर देगा। अब RBI कहेगा कि ठीक है, जब ये ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो आप जो 100 रुपया लिए हैं तो आप उसके बदले 105 रुपया दे के ये बॉन्ड अपने पास ले लीजिएगा। तो ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट में आपको सिक्योरिटी रखना जरूरी है। रिवर्स रेपो रेट में सिक्योरिटी जरूरी है। जब यहाँ RBI बैंकों से पैसा लेगी तो RBI भी गवर्नमेंट बॉन्ड बैंक को देगी और फिर RBI एक्स्ट्रा पैसा देगी ये गवर्नमेंट बॉन्ड छोड़वा, मतलब गिरवी छोड़वाना।
अब गिरवी क्या रखता है, तो भाई गिरवी तो गवर्नमेंट बॉन्ड ही है। तो बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में यही अंतर है कि इसमें बैंक रेट में गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, रेपो रेट और रिवर्स रेट में गिरवी रखना पड़ेगा। टेन्योर है, बैंक रेट है जो लंबे समय के लिए, लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, इसके लिए। लिक्विडिटी फैक्ट, ये स्ट्रक्चर है, मतलब अगर कोई काम पड़े तो बैंक से लोन ले लीजिए। रेपो रेट बताया है कि इंजेक्ट लिक्विड, मार्केट में पैसा डालना अगर हो तो रेपो का यूज किया जाता है, मतलब रेपो रेट घटा दिया, मतलब लोन सस्ता हो गया, मार्केट में पैसा ही पैसा, लोग खर्चा करेंगे, इकोनॉमिक डेवलप होगी। रिवर्स रेपो रेट, जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए, तो पैसा को सोक करने के लिए, पैसा को मार्केट से हटाने के लिए रिवर्स रेपो रेट का यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पैसा लेती है। तो आरबीआई, फिर से देख लीजिए, ये आरबीआई है, ये बैंक है, ये पब्लिक से पैसा ले रही है बैंक, और इधर आरबीआई को दे रही है, तो मार्केट से पैसा हट गया। ये एग्जाम्पल रेपो रेट का बताया था कि सपोज कि 1000 करोड़ अगर शॉर्ट टर्म पे लेना है किसी बैंक को, रेपो रेट 5.5 है, लोन टेन्योर 7 डेज का है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, तो बैंक बी जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ 1000 करोड़, मान लीजिए अगर बैंक को लेना है आरबीआई से कर्जा, ये आरबीआई है, ये ए बैंक है, इसको 1000 करोड़ की जरूरत पड़ी, तो ये अपना गिरवी बोला ना, गिरवी रखने के लिए गिरवी रखना पड़ेगा, तो ये गिरवी 1000 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड जाएगा, आरबीआई को कहेगा कि आप ये रखिए और मुझे 1000 करोड़ रुपया दे दीजिए। आरबीआई कहेगा ठीक है ले लो, रेट है 5% का, तो आरबीआई कहेगा कि 7 दिन के बाद तुम मुझे 1000 करोड़ जो ले रहे हो, तो इसका 5% जो है 50 करोड़ रुपया है, ये मुझे एक्स्ट्रा जोड़ के दे देगा। तो जब ये बैंक अपना गिरवी छुड़वाने जाएगा, तो जो लोन है और प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के देगा, और ये गिरवी छुड़ा के चला आएगा। यही रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में भी यही है। अब एक टर्म आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है कि सपोज कीजिए कि किसी बैंक को बैंक रेट से भी लोन ले चुका है, रेपो रेट से भी ले, अब उसको और ज़रूरी है, तो ये जनरली रात भर के लिए दिया जाता है, 1 नाइट के लिए। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यही है। व्हेन दे फेस एक्चुअल, अगर उसके पास एकदम से कमी हो गई है फंड की, तो वो आरबीआई से ले सकता है एमएसएफ पे, और आप इसका आप खुद बता सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ज़रूरी पड़ने पर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ले रहे हैं, तो इसका ऑब्वियसली जो रेपो रेट से ज़्यादा होगा। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। अब जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात की, कि वही कि बॉन्ड जिसको कहते हैं, कि सरकार को अगर पैसा की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी सेम टू सेम शेयर लायक है, अगर सरकार को 1000 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो 1000 शेयर 1-1 करोड़ का, जिसको बॉन्ड कहेंगे, वो मार्केट में जारी कर देगा। इस बॉन्ड को सारे खरीदने चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार का गारंटी है, सरकारी नौकरी की तरह इसका भी गारंटी है, तो सारे आदमी इसके लेने के लिए दौड़ते हैं। तो ये 1000 आदमी के पास 1-1 करोड़, तो मार्केट में 1000 बॉन्ड है 1-1 करोड़ का। अब इसी में से कोई बैंक भी खरीद लेता है, जब उसको आरबीआई से लोन लेना होता है, तो यही बॉन्ड लेके जाता है कि आप रखिए, मुझे पैसा दीजिए, बाद में मैं इस बॉन्ड को ले लूँगा। तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया। ये यही है कि गवर्नमेंट बॉन्ड का मार्केट में खरीद बिक्री जो है, वही ओएमओ कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई जो बॉन्ड बना बना के बेचती है, उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें भी कह सकते हैं कि एक एक्सपेंशनरी ओएमओ होता है, मतलब जब मार्केट में पैसा डालना हो तो एक्सपेंशनरी ओएमओ जारी किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, मतलब वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया, मतलब कहेगा कि हम 2% देंगे। अब 2% देंगे तो कोई क्यों जाएगा बॉन्ड खरीदने, मार्केट का पैसा मार्केट में ही रहेगा। लेकिन यही अगर वो चाहेगा कि मार्केट से करेंसी के अपने आप को खींच ले,
तो क्या कहेगा कि आया हुआ है, हम 10% दे रहे हैं। अब जैसे ही कोई आदमी सुना 10% दे रहा है कि सोचा कौन यहाँ पे जमा करेगा, चलो चलो पैसा जमा करो बैंक में जमा करो, सारा जाके गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लेती है और मार्केट से पैसा गायब। तो ओएमओ का यही है, अगर इंजेक्ट करना है तो इंटरेस्ट रेट घटा देगी, इंटरेस्ट रेट घटा देगी, मार्केट में पैसा इंजेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, मतलब जो जिसके, अगर आप बैंक से पैसा लेंगे तो महंगा है, लेकिन जमा करेंगे तो आपको फायदा है। तो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी मार्केट से पैसा खींचना है तो ये ओएमओ का रेट बढ़ा देती है, 10% कर देगी कि आदमी जो अपने पास पैसा है वो बैंक में रखने के लिए चला जाता है, और इस तरह से मार्केट से पैसा खत्म, मतलब जो एक्सेस है वो चला जाता है।